नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रशांत भूषण से। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, पब्लिक इंटेलेक्चुअल, एक ऐसे तेज तर्रार इंडियन सिटीजन जो लगातार सत्ता की आंखों में खटकते हैं क्योंकि वे पूछते हैं सीधा सवाल, ऐसे ज़रूरी सवाल, खास तौर से जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का सवाल, खास तौर से सत्ता किस तरह से नियम कायदे कानून के साथ चलनी चाहिए, नहीं चल रही है, इसका एक टेस्ट केस के तौर पर प्रशांत जी हमारे सामने हमेशा मौजूद रहते हैं। इस समय जो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बहस चल रही है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उठाए प्रशांत जी ने। 30 बीएलओज़ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स जिन्होंने आत्महत्या की, जिनकी जान गई, उसके मुद्दे को उठाया, ईसी के रवैये पर सवाल उठाया और उसे लेकर कई ज़रूरी सवाल पूछे। प्रशांत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एसआईआर क्या आप देखते हैं, लंबी प्रक्रिया, आप जुड़े हुए हैं जब से जून के अंत से एसआईआर आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। आज हम दिसंबर में आपसे बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई न्याय की उम्मीद है? देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो इसलिए कुछ तो न्याय मिलेगा, मुझे लगता है। पूरा ना ही मिले, ये अब कह नहीं सकते कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन कुछ तो ज़रूर मिलेगा। जी। आपने चुनाव आयोग को तानाशाह कहा और काफ़ी बौखलाहट भी थी कोर्ट के भीतर। उन्होंने कहा कि तानाशाह नहीं कहा जा सकता। देखिए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बिहेव कर रहा है, मैंने ये नहीं बोला कि तानाशाह है, मैंने बोला कि बहुत सारे लोग मानते हैं जी। हिंदुस्तान में कि ये तानाशाह बन गया है और बिल्कुल सरकार के कब्ज़े में है, सरकार के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, इसमें अभी हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों एक बार सीएसडीएस ने सर्वे किया था पिछले चुनाव के दौरान, तो तब ये पाया गया था कि अधिकतर लोग पिछले चुनाव से पहले इस देश में अधिकतर लोगों को अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो देखिए, मैंने तो ये बात उठाई कि पहली बात तो ये जो एसआईआर जिस तरह से किया जा रहा है, ये पहले कभी नहीं किया गया। जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, पहला चुनाव हुआ, उस समय एक नई वोटर्स लिस्ट बनाई गई। उसके बाद जब जब रिवीजन हुआ है वोटर्स लिस्ट का, चाहे इंटेंसिव रिवीजन भी जब जब हुआ है, तो पुरानी वोटर्स लिस्ट को आधार बनाकर उसको उसमें कुछ नाम काटे गए, जो लोग मर गए थे, जो लोग माइग्रेट कर गए थे, और कुछ नाम जोड़े गए जो नए लोग आ गए या जो 18 साल से ऊपर हो गए। लेकिन ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज करी जा रही है कि बिल्कुल हम नई वोटर्स लिस्ट बनाएंगे और सब लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा, जो नहीं जी। भरेगा उसको लिस्ट से बाहर कर देंगे, ये इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार हो रहा है। और इतनी हड़बड़ी में किया जा रहा है, इतनी जल्दबाजी में किया जा रहा है, इतना प्रेशर डाला गया है, इतनी शॉर्ट टाइम लाइन्स हैं बीएलओज़ के ऊपर कि जिसकी वजह से 30 से ज़्यादा 35 के जी। करीब बीएलओज़ ने तो आत्महत्या कर ली है इस प्रेशर में। कई लोगों की हार्ट अटैक और स्ट्रोक से डेथ हुई है। अनगिनत लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर जिस तरह से किया जा रहा है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो वो कह रहे हैं कि हम सिटीज़नशिप वेरीफाई करेंगे। पहले इलेक्शन कमीशन ने कई बार बोला है कि भाई सिटीज़नशिप वेरीफाई करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। जी। ये तो या तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल या कोर्ट या सरकार, होम मिनिस्ट्री सिटीज़नशिप एक्ट को एडमिनिस्टर करती है, उनका काम है। इलेक्शन कमीशन तो बस फ्लैग करके वो नाम आगे अथॉरिटीज़ के पास भेज सकता है, या तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में या कोर्ट में या सरकार के पास। इलेक्शन कमीशन खुद इस आधार पर नाम नहीं हटा सकता कि हम लोगों को लगता है कि आप सिटीज़न नहीं हैं। जबकि जो इलेक्टोरल
जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पीपल्स है, एक्ट है जी। उसमें नए वोटर को एनरोल करने के लिए जो फॉर्म भरना होता है, फॉर्म 6 कहते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको कि आप यहाँ रहते हैं उसका कुछ प्रमाण देना होगा, जिसके लिए आधार पर्याप्त है। आपको अपनी एज के बारे में कुछ प्रमाण देना होगा, जिसके लिए भी आधार पर्याप्त है, और भी कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। और आपको सिटीजनशिप का तो सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, कि मैं भारत का नागरिक हूँ। आपको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहना कि भाई अब हर जना प्रूफ करे कि वो सिटीजन है, बगैर ये बताए कि आप किस आधार पर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो सिटीजन नहीं पूरा है, ओनस चेंज कर दिया गया है। हाँ, ये तो नहीं हो सकता। ये तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है। तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हम तो सिटीजनशिप चेक करने के लिए भी ये एसआईआर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन मैनुअल में बहुत सारे रूल्स हैं पारदर्शिता के। वो ये कहते हैं कि भाई वोटर्स लिस्ट जो है मशीन रीडेबल डिजिटल फॉर्म में अपलोड होनी चाहिए, वेबसाइट पर होनी चाहिए। ये लोग जो हैं वोटर्स लिस्ट भी अपलोड नहीं कर रहे हैं। जो नाम पहले इन्होंने काटे बिहार में पुरानी वोटर्स लिस्ट से, उन लोगों के 65 लाख लोगों के नाम भी नहीं बता रहे थे। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला तब बताए। कहते हैं कि अगर मशीन रीडेबल फॉर्म में हम देंगे तो प्राइवेसी भंग हो जाएगी। मतलब बिल्कुल हास्यास्पद बात है। वीडियो देंगे तो बहू बेटियों के चेहरे आ जाएंगे। आप वोटर्स लिस्ट दे रहे हैं लेकिन कह रहे हैं मशीन रीडेबल नहीं देंगे, जिससे लोग आसानी से कंप्यूटर को यूज करके ये ना देख सकें कि उसमें कौन डुप्लीकेट वोटर्स हैं, मेरा नाम है कि नहीं है, एटसेट्रा। आप मैनुअली आपको चेक करना पड़ेगा। तो कुल मिला के एक इंटेंशन पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इंटेंशन और टाइमिंग दो चीजें ऐसी हैं जिसने चुनाव आयोग की साख पर भयानक बट्टा, मतलब बहुत बड़ा बट्टा लगा है। इस तरह से संदेह के घेरे में चुनाव आयोग पहले कभी नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? मतलब मेरे दिमाग में तो सबसे पहले सवाल है कि क्यों? जैसे बिहार में तो इतना कम समय था, अभी भी खाली 1 महीने का समय देना। आप 12 राज्यों में करा रहे हैं और 14 नवंबर से 14 दिसंबर अब बढ़ा के बड़ी मुश्किल से 11 आपने किया, लेकिन उसकी भी कोई कारण नहीं है कि इतना कम समय क्यों हो? नहीं, वो तो इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि जल्दी जल्दी पेल में सब कर दो, जिससे कि लोगों को ये देखने के समझने का समय ही ना मिले कि इसमें क्या धांधली करी गई है, किन लोगों के नाम गलत काट दिए गए हैं, किन लोगों के फर्जी नाम ऐड कर दिए गए हैं, ये देखने का समय ही ना मिले। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप शुरू से जुड़े हुए हैं इस पे जो बहस है, क्या लोकतंत्र का स्वरूप चेंज करने की कोशिश है एसआईआर के जरिए? क्यों? मतलब क्या कुछ तो गोल अचीव करना होगा, तभी इतनी जल्दी हो रहा है, क्या इससे होगा? देखिए, भाजपा शुरू से ये कहती थी कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, यानी कि अल्पसंख्यक जो हैं, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस खासकर, उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना दो, उनसे वोटिंग राइट छीन लो। उसके लिए उन्होंने पहले एनआरसी किया जी। पहले तो इनको लगा कि अब हम संविधान को बदल देंगे, फिर इनको समझ में आया कि भाई ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आप संविधान को तो बदल नहीं सकते, चाहे आपके पास मेजॉरिटी क्यों ना हो। फिर इन्होंने सोचा कि हम एनआरसी करके कर देंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब इन्होंने आसाम में उसका ट्रायल रन किया, लेकिन इनके दुर्भाग्य की बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मॉनिटर कर दिया, और मॉनिटर करने से ये हुआ कि जिन लोगों के नाम इस आधार पर हटाए गए एनआरसी से कि भाई उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उसमें से अधिकतर हिंदू हैं, थोड़े से मुस्लिम्स थे। फिर इन्होंने ये बोला कि अच्छा, जो हिंदू निकल आए हैं, जो एनआरसी के बाहर हो गए हैं, उनको हम वापस ले आएंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कि अब अगर वो ये बोलें कि भाई हम बांग्लादेश से या पाकिस्तान से भाग कर आए हैं और रेफ्यूजी की तरह हैं, क्योंकि वहाँ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा था, तो फिर हिंदुस्तान की सरकार आपको सिटीजनशिप दे सकती है सीएए में। लेकिन ज़्यादातर लोग तो वो थे जो कि इंडियन सिटीजन्स थे, डॉक्यूमेंट्स के अभाव में
उनको एनआरसी से बाहर कर दिया गया था। तो वो लोग तो तैयार नहीं हैं कि हम ये लिख कर दें कि भाई हम बांग्लादेश से भाग कर आए हैं। तो अब इन्होंने ये सोचा, अब नई चाल निकाली कि अच्छा इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर दे और इस एसआईआर के ज़रिए वो सिटीजनशिप वेरिफिकेशन के चक्कर में जिसको केंद्र सरकार चाहती है उसको बाहर कर दे। क्योंकि ये सब इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल केंद्र सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से आ रहे हैं जी। बिहार के बारे में भी कल मुझे एक जने बता रहे थे जो बहुत जिनको ज्ञान है वहाँ का, कि क्या हुआ कि इन्होंने 26 लाख लोगों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनने के बाद 26 लाख लोगों को नोटिस भिजवाए कि भाई तुम्हारा नाम सस्पेक्टेड है, तुमको बाहर क्यों ना कर दिया जाए। और उसमें डिजिटल सिग्नेचर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के डाल दिए। बहुत सारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं जो कहते हैं कि भाई हमने तो ये नोटिस भेजे ही नहीं। 26 लाख लोगों को, 26 लाख लोगों को ये कहा जा रहा है। तो उनमें से बाहर कम लोग हुए, सिर्फ 3 लाख लोग बाहर हुए। लेकिन इन्होंने कोशिश करी थी कि सेंट्रलाइज तरीके से खासकर मुसलमानों वगैरह के नाम इस आधार पर निकाल दें कि भाई वो लोग सिटीजन्स नहीं हैं। तो ये कोशिश बार बार करी जाएगी, हर राज्य में करी जाएगी और सेंट्रलाइज लेवल से करी जाएगी जी, क्योंकि इनके पास डिजिटल सिग्नेचर्स हैं ईआरओज के। तो वहां से संदेश उनके नाम से, संदेशा नहीं, नोटिस ही भेज देते हैं उनके नाम से उनका डिजिटल सिग्नेचर यूज करके जी। और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार तो खाली एक पायलट प्रोजेक्ट था, असली एसआईआर का निशाना पश्चिम बंगाल है। आपको क्या लगता है कि अब ये चुनाव जीतने के लिए एक नया टूल है एसआईआर, और इसको आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं? चैलेंज होता तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, चैलेंज तो किया हुआ है, कोर्ट में चल रही है, बहस चल रही है। हम बिहार में तो चुनाव हो ही गया, रिजल्ट बिहार में चुनाव हो गया। बिहार में इतना बहुत ज़्यादा गड़बड़ी ये लोग नहीं कर पाए, अब बंगाल में शायद ज़्यादा करना चाहते हैं। तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या रूल्स ले डाउन करता है, पूरा स्ट्राइक डाउन करता है कि नहीं, और ट्रांसपेरेंसी के कुछ रूल्स, सिटीजनशिप के कुछ चीज़ें कहता है, नहीं कहता, क्या कहता है, देखने की बात है। तो आपको ये उम्मीद है कि बंगाल चुनाव से पहले कोई जजमेंट आ जाएगा इस पे? हाँ, जजमेंट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने आते ही सबसे पहले जो अपना स्टेटमेंट दिया कि वो चाहते हैं कि एक आम आदमी जैसे पहले बोलता था कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा, तो ये विश्वास वो जुडिशरी के वापस देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि जुडिशरी में इस तरह का विश्वास अभी लोगों में है या आ सकता है? नहीं, आने को तो आ सकता है अगर जुडिशरी अच्छा काम करे, जल्दी केसों के निपटारे होएं, ईमानदारी से हों, निष्पक्षता से हों वगैरह, तो आ सकता है। लेकिन आज तो बाय एंड लार्ज ऐसा दिख नहीं रहा है, बहुत सारी खामियां हैं। पहली बात तो आम आदमी तो न्यायपालिका में प्रवेश ही नहीं कर पाता, उसके पास वकील करने के पैसे नहीं होते। उसके बाद फिर तारीखें पड़ती रहती हैं, केस लंबित रहते हैं। उसके बाद जब फैसले भी होते हैं तो कई बार गलत हो जाते हैं, या तो जज नासमझ होते हैं, कई बार बेईमान होते हैं, कई बार कम्युनल होते हैं। आजकल तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सारे कम्युनल जजेस बन गए हैं, और कई बार सरकार के दबाव में फैसले देते हैं। तो इसलिए न्यायपालिका के बारे में पब्लिक कॉन्फिडेंस तो बहुत इरोड हो गया है पिछले कई सालों में जी। जैसे सूर्यकांत जी के ऊपर भी कई तरह के आरोप सामने आए, कई लोगों ने, जब वो हाई कोर्ट में थे तब के भी मामले आए। क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो मामले आते हैं इस पर बातचीत पब्लिक में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं तो शुरू से ये मानता हूँ कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में खुली बहस होनी चाहिए, और लोगों को बिल्कुल ये राइट होना चाहिए कि वो उसको डिस्कस कर सकें।
और अगर किसी पर्टिकुलर जज के बारे में किसी के पास कोई सबूत है कि भाई उसकी ईमानदारी पर शक है, तो वो भी वो दे सकता है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जा सकता। लेकिन आज लोगों के ज़हन में ये एक डर भरा हुआ है कि अगर हम कुछ न्यायपालिका की ईमानदारी पर बोलेंगे तो हमारे ऊपर कंटेम्प्ट का केस चला दिया जाएगा। इस वजह से बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं ये सब कहने की, लेकिन कुछ लोग करते हैं। आपने जुडिशरी के भीतर जो जवाबदेही का सवाल काफ़ी प्रमुखता से उठाया और आप बहुत इकलौती आवाज़ के तौर पर भी हमारे सामने रहे। आज आपको लगता है कि अगर जस्टिस सूर्यकांत को लेकर जो बातचीत है वो आगे हो सकती है, जो आरोप लगे उन पर चर्चा हो सकती है या इसमें गुंजाइश नहीं है? नहीं, चर्चा हो सकती है। लोगों को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो बात कहनी चाहिए। इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप नहीं कह सकते। जो लोग इर्रिस्पॉन्सिबली कुछ भी आरोप लगा देते हैं, उससे तो नुकसान होता है, वो बिल्कुल गलत है। बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से, बहुत देखकर, प्रमाण के साथ लोगों को बोलना चाहिए। न्यायपालिका पर ईमानदारी के बारे में प्रश्न उठाना गंभीर मुद्दा है और बहुत सोच समझ के रिस्पॉन्सिबल तरीके से उठाना चाहिए। आपने बहुत एक अहम बात कही अभी कि जजेस के बारे में पहले से जैसे पता होता है और कई बार मुझे ऐसा भी लगता है जैसे अमेरिका का पैटर्न है कि अमेरिका में जुडिशरी में ऑलमोस्ट तय है कि कौन किस साइड जज खड़े हुए हैं। भारत में भी क्या ऐसी स्थिति है? क्योंकि बहुत से बेंच के बारे में तकरीबन लोगों को पता होता है, बहुत से सीनियर वकील कई जजेस के पास अपनी एप्लीकेशन नहीं डालते हैं और अब उस तरह की पर्देदारी भी नहीं है और तकरीबन उसी तरह से जज वो बिहेव करते हुए दिखाई भी दिए हमको। हाँ, ये बात सही है कि बहुत हद तक लोगों को पता होता है कि कौन जज कम्युनल है, कौन जज ईमानदार है, कौन जज सरकार के कब्ज़े में है या सरकारी जज है, कौन जज जो है होशियार है, कौन होशियार नहीं है। ये सारी चीज़ें लोगों को बाय एंड लार्ज पता होती हैं। तो इसलिए वो तो सब लोग समझते हैं, खासकर जो वकील नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में, वो सब समझते हैं। तो ये तो भला नहीं है न्याय के लिए? ये कंडीशन तो जस्टिस तो डिलीवर होना बहुत मुश्किल है हाँ, इसमें। हाँ, हाँ, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ रही है, जिस तरह की होती जा रही है, मेरा ये मानना है कि बहुत जल्द ऐसी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जनरेट हो जाएगी, बन जाएगी, जो कि आम तौर पर करीब-करीब सारे केस का फ़ैसला, सारे विवादों का फ़ैसला जो कोर्ट में पेंडिंग है, वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कराया जा सके, जो कि निष्पक्ष भी होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा ईमानदारी से होगा और मुझे लगता है कि ये अब आ रहा है, अगले 3, 4, 5 साल में आ जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि एआई से राहत मिल सकती है? हाँ, मेरा ये मानना है। मैंने तो इस पर 2 लेख भी लिखे हैं। जी। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस गवई और गवई अभी रिटायर हुए। इनकी विरासत आप कैसे देखते हैं? नहीं, इन दोनों की विरासत कोई बहुत अच्छी नहीं है। जस्टिस गवई के पास तो बहुत कम समय था, 6 महीने ही थे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पास 2 साल थे, लेकिन उनकी विरासत भी बहुत बिगड़ गई। वैसे वो होशियार जज थे, थोड़े लिबरल माइंडेड भी थे, लेकिन ये देखा गया कि बड़े-बड़े मुद्दों पर एक एक मुद्दा छोड़कर, एक जो अहम मुद्दा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स जी। वाला, उसमें उन्होंने अच्छा फ़ैसला दिया। लेकिन उसके बाद उसको फ़ॉलो थ्रू नहीं किया कि भई जिन लोगों ने घूस के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए, उनका इन्वेस्टिगेशन हो, उनकी जवाबदेही तय करी जाए, वो नहीं किया। लेकिन पहला जजमेंट उनका इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करने का और उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर निकालने का बहुत अच्छा था। लेकिन बाद में ये देखा गया कि चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो, चाहे वो जज लोया का मुद्दा हो, चाहे वो अदानी का मुद्दा हो, अदानी हिंडनबर्ग वाला,
बहुत सारे मुद्दे, और खासकर वो जो गणेश पूजा के लिए जी। प्रधानमंत्री को बुला लिया था, हम्म। और कई सारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी। और उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने बताया कि भगवान के सामने बैठे थे अयोध्या फैसले के लिए। हाँ हाँ, तो उससे उनकी छवि बहुत बिगड़ गई, खासकर सरकार से स्वतंत्र उनको नहीं देखा गया कि वो सरकार से स्वतंत्र हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जस्टिस गवाई के बारे में तो कई चीज़ें हुई, मतलब कुछ तो उन्होंने भी अच्छे फैसले दिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, और जैसे बेल वेल के जो अहम केसेस थे, चाहे वो भीमा कोरेगांव के हों, चाहे वो दिल्ली दंगों के हों, जी। जिस बेंचेस के सामने भेजे गए, फिर वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के द्वारा जो जजमेंट पलट दिया पलट दिया गया फैसला। गवर्नर्स वाला, फिर उस तरह से रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरनमेंटल क्लियरेंस वाला, और फिर जजेस के अपॉइंटमेंट के भी कई चीज़ें हैं कि भाई आपने एक जज जो नंबर 56 थे ऑल इंडिया सीनियरिटी में, उनको आपने अपॉइंट कर दिया बगैर कोई रीज़न बताया कि भाई उनको क्यों, बाकी 55 को क्यों सुपरसीड कर दिया। इस तरह के बहुत विवाद हुए उनके बारे में, जिससे उनकी भी छवि बहुत बिगड़ गई अनफॉर्चुनेटली। तो आज की तारीख में जितने अहम फैसले हैं और ख़ास तौर से सरकार को चुनौती देने वाले, क्योंकि आप कई से बहुत इम्पोर्टेंट फैसलों से, प्रक्रिया से जुड़े रहे, राफेल से लेकर अभी एसआईआर जो चल रहा है, इनमें से जितने बड़े मुद्दे हैं उसमें सरकार को परेशान करने या सरकार के खिलाफ जाने का साहस सबसे बड़ी अदालत नहीं दिखा रही है। वो बाय एंड तकरीबन लार्ज बाय अगर आप ब्रॉडर देखिए, जो इन मुद्दों पे आराम से सरकार से आप जवाब मांग सकते थे, कहीं पर भी नहीं मांगा गया। एसआईआर पर भी आपने सबसे पहले कहा कि इसकी ये संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और जो राहत मिल सकती थी उसमें भी बहुत मुश्किल से लास्ट मोमेंट पे आधार को निराधार ना करते हुए जोड़ा गया। ऐसा ये जो लीगल सिस्टम है, ये आपने कभी सोचा था कि आज इस क्रम में पहुंच जाएगा कि जो भी फैसला या तो अंबानी या अडानी जी के खिलाफ हो, यानी कॉरपोरेट के खिलाफ, वहां पर आपको न्याय नहीं मिल सकता, या सरकार बहादुर के खिलाफ हो, वहां न्याय नहीं मिल सकता? हाँ, तो मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने ये उम्मीद नहीं रखी थी। हम तो हर बार आशा करते थे कि भाई अब नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं। चंद्रचूड़ के बारे में भी हम लोग ये सोचते थे कि वो कुछ अच्छा काम करेंगे। हमारी गोगोई के बारे में भी शुरू में एक्सपेक्टेशन यही थी कि कुछ अच्छा काम करेंगे, निष्पक्ष होंगे। उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जी। थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाय एंड लार्ज यही देखा गया कि सब लोग सरकार के सामने, सब नहीं, ज़्यादातर चीफ जस्टिस सरकार के सामने ढह गए, और उनकी निष्पक्षता बहुत प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गई। लोग ये नहीं मानते इन लोगों के बारे में कि भाई ये बहुत निष्पक्ष थे, जहाँ तक सरकार के अहम मुद्दे थे। एक आखिरी चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं। आज की तारीख में आप मोदी जी को कैसे देखते हैं? क्या वो एक तानाशाह है? क्या वो इलेक्टेड तानाशाह है? और कहाँ हमारा लोकतंत्र खड़ा है आज की तारीख में? देखिए, इलेक्शन तो अब फ्री एंड फेयर रह नहीं गए। जब ऐसी सिचुएशन हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पास बेइंतहा पैसा है, दूसरी पार्टियों से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना पैसा है, जो कि आज बीजेपी के पास है। दूसरी बात, सारा तंत्र उनके कब्जे में हो, इलेक्शन कमीशन से लेकर, सीएजी से लेकर, न्यायपालिका से लेकर, मीडिया से लेकर, सब कुछ अगर उनके कब्जे में हो, तो उनके खिलाफ तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ईमानदारी से, निष्पक्षता से चुनाव तो हो ही नहीं सकते ऐसे संदर्भ में। और यही हम लोग देख रहे हैं। मोदी जी तो मतलब बिल्कुल एक तरह से तानाशाह भी हैं, कम्युनल भी हैं, क्रास भी हैं, मतलब हर तरह के नीच तरह के कमेंट्स करना, नीच तरह के भाषण देना, झूठ फैलाना, हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं। सो इसलिए मैं तो उनको कोई बिल्कुल भी क्रेडिबल
प्रधानमंत्री एक क्रेडिबल लीडर नहीं मानता। वो ठीक है, बने हुए हैं क्योंकि तंत्र पूरा उनके कब्जे में है। क्या तो चुनाव से हराना उनको संभव लगता है आपको? देखिए, निष्पक्ष चुनाव से तो वो हार जाएंगे, पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ है। लेकिन जब पूरा तंत्र आपके कब्जे में हो तब फिर हराना मुश्किल हो जाता है। पिछले चुनाव में भी मेजॉरिटी नहीं आई 24 में। जी। सब कुछ होने के बावजूद भी मेजॉरिटी नहीं आई। पब्लिक ओपिनियन तो उनके खिलाफ है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन पूरा आपके साथ हो, हर तरह की बेईमानी चुनाव में हो रही हो। अब बिहार में आपने 10-10 हज़ार रुपए की घूस दे दी महिलाओं को, 1.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को, और फिर ये बोल दिया कि उन्हीं को हम वहाँ बैठा देंगे इलेक्शन बूथ पर। एक तो आप घूस दे रहे हैं चुनाव के ठीक पहले, सरकारी पैसा यूज़ करके, और उसके ऊपर से जिन लोगों को घूस दे रहे हैं उन्हीं को चुनाव की ड्यूटी दे रहे हैं। तो कहाँ चुनाव निष्पक्ष हो सकता है? तो बने रहेंगे ऐसे ही वो फिर? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए क्या होता है, अभी तो बहुत फ्लूइड है मामला, देखते हैं। एक आखिरी सवाल हिंदू राष्ट्र का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए कोई घोषणा की ज़रूरत नहीं है, और अयोध्या में जिस तरह से अभी धर्म ध्वजा लहराई गई 25 नवंबर को, उसे भी सांकेतिक तौर पे माना जा रहा है कि अब अनाउंसमेंट करने की क्या ज़रूरत है? आप क्या सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर भारत खड़ा है आज? देखिए, एक तरह से तो हिंदू राष्ट्र हो ही गया जब आप मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को इस तरह से दबा रहे हैं, उनके खिलाफ मॉब लिंचिंग भी होने दे रहे हैं, उनके खिलाफ सीएए जैसे कानून भी बना रहे हैं, और भी कानून बना रहे हैं कन्वर्जन वगैरह के, एंटी कन्वर्जन। तो एक तरह से इन्होंने हिंदू राष्ट्र, और जब आप ये बोल दें कि भाई अब न्यायपालिका भी नहीं इंटरफेयर करेगी, आप कुछ भी आतंक फैलाएं अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मॉब लिंचिंग करें, बुलडोज़र से उनके घर गिरा दें, और फिर भी जुडिशरी अगर इंटरफेयर नहीं करती, तब फिर एक तरह से आपने डी फैक्टो हिंदू राष्ट्र तो बना ही दिया। सिर्फ उनका वोटिंग राइट अभी पूरी तरह से नहीं छीन पाए हैं, उसको भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं एसआईआर के द्वारा। तो आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए भी हिंदू राष्ट्र आराम से सेल कर रहा है, आराम से आगे बढ़ रहा है? मतलब एक तरह से बढ़ रहा है, लेकिन अभी पूरा वोटर्स राइट नहीं छीन पाए हैं। जिस दिन वो छीन लेंगे, चाहे वो एनआरसी करके, चाहे वो एसआईआर करके, तब पूरा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा जिस तरह से चल रहे हैं। जो उनकी डिजाइन है। हाँ। तो कहीं आशा है कि न्याय के लिए अभी भी लोग खटखटाएंगे तो है ही? हाँ हाँ, खटखटाएंगे, और मेरा मानना ये है कि पब्लिक ओपिनियन जो है न्यायपालिका को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो हम लोगों को तो अपनी तरफ से जो बात सही है उसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। मैं भी जब कोई सुप्रीम कोर्ट अच्छा काम करता है उसकी तारीफ़ करता हूँ, जब कोई गलत काम करता है उसकी आलोचना करता हूँ। यही सब लोगों को करना चाहिए। दिल में कहीं उम्मीद है कि 2020 में जो लोग गिरफ्तार हुए हिंसा के मामले में, उमर खालिद और गुलफिशा, बाकी लोग जिनकी केस भी चल रहा है, आपको कहीं से लगता है कि ये लोग बाहर आ पाएंगे या जमानत मिल पाएगी इनको? देखिए, उनका केस तो चल रहा है, उसके बारे में कमेंट करना बहुत ठीक नहीं होगा। कह नहीं सकते क्या होगा, लेकिन इवेंचुअली तो बाहर आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि उनको परमानेंटली अंदर रखा जा सकता है। हो सकता है कि जब सरकार बदले तभी बाहर आएँ, हो सकता है सरकार बदलने के पहले भी आ जाएँ। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग उनको बंद रखना चाहते हैं उनको भी लगने लगता है कि अब अति हो गई है, और अब इसके और अगर आगे बढ़ाएंगे तो फिर पब्लिक ओपिनियन पूरी खिलाफ हो जाएगी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बेबाक भाषा से बात करने के लिए।